हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 1 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है? कह रहा है प्रूव दैट रूट 6 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 6 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए अभी तक इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें जो है अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर थे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो सिर्फ अपनी ही टेबल में है। जैसे अंडर रूट 2, प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जो सिर्फ अपनी ही टेबल में है। जैसे 2, 3, 5, 7। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जितने भी क्या किए, इससे पहले 2 ही क्वेश्चन किए हैं, उसमें अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 को हमने इर्रेशनल नंबर प्रूफ किया था। इसमें हमें अंडर रूट 6 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसका तरीका उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए कैसे होगा। पहला स्टेप आपका सेम रहेगा। जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है आप उसको ऑपोजिट लेट कर लेंगे, उसका ऑपोजिट मान लेंगे। लेट रूट 6 बी एन रेशनल नंबर। आपने रूट 6 को क्या मान लिया? एक रेशनल नंबर मान लिया। अच्छा, अगर रेशनल नंबर माना है तो रूट 6 क्या हो जाएगा? P अपॉन Q फॉर्म का हो जाएगा। ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं देख लीजिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। जहां पे P और Q आपके क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी बेसिक कंडीशन है आपके। तीसरी कंडीशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इस्तेमाल की थी वो था HCF ऑफ P एंड Q इज 1। आपके P और Q का HCF 1 होना चाहिए। यहां पे हम ये कंडीशन को थोड़ा ट्विस्ट करके इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे P एंड Q बोथ आर नॉट इवन। मेरी बात समझ में आई? हम यहां पे मानेंगे कि P और Q दोनों इवन नहीं है, उसमें से एक कोई इवन हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर दोनों को हम इवन कर देंगे, इवन का मतलब है कि दोनों ही क्या होंगे? 2 से डिवाइड होंगे, तो हमारे ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वहां पे HCF ऑफ P एंड Q क्या था? 1 मानते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकते हैं, 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। इसमें भी हम वही चीज मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके मान रहे हैं। ट्विस्ट क्या किया है? हमने मान लिया है कि P और Q दोनों ही इवन नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि उसमें से एक इवन होगा तो एक ऑड होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इवन और ऑड को सिर्फ 1 ही रिड्यूस कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? मतलब हमने इनडायरेक्ट वे में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में माना था वही चीज यहां पे भी मानी है, लेकिन उसको थोड़ा इनडायरेक्ट वे कर दिया। किया क्या है कि P एंड Q बोथ आर नॉट इवन। P और Q दोनों इवन नहीं है। अच्छा, देखिए सेकेंड स्टेप भी आपका सेम ही होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड आपको क्या मिला? अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। आपको क्या मिला? 6 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई आपको? अच्छा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई आपको? 6Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हम क्या मानेंगे देख लीजिए। लेट P इज इक्वल टू इवन। उसके बाद हमने माना है कि P आपका क्या है? इवन है। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद हमने क्या मान लिया? P और Q में से एक नंबर को इवन मान लिया। इवन माना किसको है? P को मान लिया। हमने कहा लेट P इज इक्वल टू इवन। अगर P को इवन मान लिया है तो P की जगह हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2m। जाहिर सी बात है, अगर P को इवन मान लिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P को
ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई आपको? सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमने p को इवन मान लिया है तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमने p को इवन मान लिया है तो 2 इसको डिवाइड कर लेगा और 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो भी इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमने इसको क्या मान लिया? p = 2m। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आगे का बताता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं आगे क्या करना है। आपको इसका लास्ट वाला जो स्टेप है, लास्ट वाली लाइन, इसको मिटाना नहीं है, इसको रफ नहीं करना है। अच्छा, p = 2m हमें मिला क्या था? देख लीजिए, 6q² = p² था हमारे पास। p को माना क्या है हमने? 2m मान लिया है। इस p की जगह आप 2m उठा के पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 6q² = 2m का होल स्क्वायर। ये हो गया 6q² = ये हो गया 4m²। मेरी बात समझ में आई? आप इसको चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब देखिए, ये हो गया 3q² = 2m²। अब मेरी बात समझिएगा, अगर कहीं पे भी 2m² लिखा है तो ये नंबर ऑड होगा या इवन? आप ज़रा इतना समझिए, अगर कहीं पे भी 2m² लिखा है ये नंबर ऑड होगा या इवन? आप इतना समझिए। अच्छा, आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, आप m की वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप m की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो देखिए ज़रा सॉल्व करने में क्या आएगा। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको आपको यहाँ लिखना नहीं है। अगर आपने m की वैल्यू 1 उठा के पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, 1 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 2 क्या है? इवन है। अच्छा, अगर आप m की वैल्यू -1 रख लें तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा रखने पे? 2 -1 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 2। अगर आपने m की वैल्यू 2 मान लिया तो क्या आएगा? देख लीजिए, यहाँ पे m की वैल्यू रखने पे 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 × 4, ये आ जाएगा आपका आंसर 8। मतलब आप m की वैल्यू चाहे जो भी मान लें, जो 2m² है ये आपका क्या होगा? ये हमेशा इवन होगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? फिर से समझ लीजिए, 2m² हमेशा इवन होगा। अच्छा, 2m² है किसके इक्वल? 3q² के। अब जाहिर सी बात है, अगर ये इवन है तो 3q² भी क्या होगा? इवन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। इसको आप मिटा दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे कि 2m² इज इवन। 2m² क्या है? इवन है। देयरफॉर 3q² इज ऑल्सो इवन। इसका मतलब क्या है कि 3q² भी क्या है? आपका इवन है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर 3q² इवन है तो इसका मतलब क्या है? अब आप यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल करके q की भी वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। आप q की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? q की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो? इवन आए। आप पुट करके देख लीजिए। देखिए, जैसे q = अगर आप 1 पुट करेंगे, यहाँ पुट करिए तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 का स्क्वायर, ये आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। आप q की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए तो देखिए आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 3 × 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × 49। इसका आंसर देखिए क्या आएगा? 9 3 जा 27, 27 के 2 कैरी लगा 2, 9 4 जा 3 4 जा 12 और 2 12 और 2 वगैरह को 14। देखिए ये भी ऑड आया है, ये भी ऑड आया है। मतलब 3q² तो ऑड आना चाहिए, लेकिन हमारे जो है LHS और RHS के इक्वालिटी के हिसाब से ये इवन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो शुरुआत में माना था उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हमने माना क्या था? हमने माना ये था कि √6 एक रेशनल नंबर है, लेकिन असल में क्या है? √6 एक इरेशनल नंबर है। सो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको थोड़ा लिखने का तरीका देख लीजिए। आप लिखेंगे देयरफॉर √q इज ऑल्सो इवन, लिख दीजिए, बट वी नो on putting q is equal to natural number, या आप इंटीजर कह लीजिए,
देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने लिखा है कि अगर आप q की दर पे कोई भी इंटीजर रख दें तो जाहिर सी बात है आपको मिल क्या रहा है, ऑड मिल रहा है। बट वी नो ऑन पुटिंग q इज इक्वल टू नेचुरल नंबर और इंटीजर वी गेट 3q स्क्वायर एज ऑड नंबर। हमें क्या मिला है, 3q स्क्वायर क्या मिला है, ऑड नंबर मिला है। इसके बाद आप इधर लिख लीजिए देयरफॉर, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से मिलना क्या चाहिए था, इवन मिलना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई। देयरफॉर कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस आर assumption was wrong at the beginning। हमारा जो assumption था शुरुआत में वो क्या था, wrong था। therefore contradiction arises, our assumption was wrong at the beginning। लिख लीजिए therefore root 6 is an irrational number। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा दूंगा। जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन कह जा रहा है, कहता है 1/√11 को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो देखिए ये बहुत आसान है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कराए थे, सेम उसी कंसेप्ट पे है, देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। लेट 1/√11 बी अ रेशनल नंबर। हमें जो चीज़ विधि रहती है हम हमेशा उसका अपोजिट मान लेते हैं। जब हमने इसको रेशनल नंबर माना तो जाहिर सी बात है 1/√11 इज इक्वल टू p/q मानना पड़ेगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड HCF ऑफ p एंड q इज 1। p और q का जो HCF है वो होगा 1, मतलब इन दोनों को सिर्फ 1 ही रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग कर दीजिए 1/√11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्व करने भी क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √11 का स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका 11 बचेगा, इज इक्वल टू p²/q²। मेरी बात समझ में आई आपको? चलो अब जरा देखिए, इसको आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, q² को आप इधर ले आइए, q² को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो होगा q²/11 इज इक्वल टू p²। मेरी बात समझ में आई? मतलब क्या है देख लीजिए, q² को जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया p²। इसका मतलब क्या है, q² 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर q² 11 से डिवाइड होगा तो q भी 11 से डिवाइड होगा। ये मैं बात क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, q² इज डिविजिबल बाय 11 if q² is divisible by 11, therefore q is also divisible by 11। मेरी बात समझ में आई? अगर q² 11 से डिविजिबल हो रहा है तो q भी 11 से डिविजिबल होगा। आप इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपका क्यू स्क्वायर 11 से डिविजिबल है तो क्यू भी 11 से डिविजिबल होगा। तो हम क्यू को मान क्या लेंगे, क्यू इज इक्वल टू 11m मान लेंगे। फिर यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी वो मैंने रब कर दी है, आपने लिख ली होगी या स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उसमें देख लीजिएगा। वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 11 इज इक्वल टू पी स्क्वायर था। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इस क्यू की जगह उठा के 11m रख दीजिए, तो 11m का होल स्क्वायर अपॉन 11 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 का स्क्वायर 121 आएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 11 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, 11 से आपने रिड्यूस कर दिया, 11 बार में चला गया, ये हो गया 11m स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लीजिए, शिफ्टिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 11। अब देखिए जरा, यहाँ पे अगर मैंने पी स्क्वायर को 11 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, m स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर को 11 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 11 डिवाइड करेगा। सॉरी मैं उल्टा बोल गया। इसका मतलब ये है कि 11 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 11 p को भी डिवाइड करेगा। तो लिख लीजिए, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, therefore p is also divisible by 11। अब देखिए, शुरुआत में हमने माना क्या था? शुरुआत में हमने माना था कि p और q का HCF 1 है, इसका मतलब उसको सिर्फ 1 ही रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते चले गए हमें पता चला q को भी 11 रिड्यूस कर रहा है और p को भी 11 रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? शुरुआत में जो हमने अजम्पशन किया था वो रॉन्ग था। मेरी बात समझ में आई? इसको बस लिखना है, देख लीजिए। Therefore contradiction arises, our assumption was wrong at the beginning। जो हमने शुरुआत में माना था कि 1/√11 को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं वो रॉन्ग था। लिख लीजिए, देयरफॉर 1/√11 इज अ इर्रेशनल नंबर।